हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो वर्ष 2030 तक है वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और नवीकरणीय ऊर्जा पक्षकारों का सम्मेलन है COP 28 है और वर्ष 2070 तक है शुद्ध शून्य उत्सर्जन है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो वर्ष 2030 तक है वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में थिंक टैंक क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट जिसका शीर्षक है ट्रिपलिंग रिन्यूएबल्स बाय 2030 इंटरप्रेटिंग द ग्लोबल गोल एट द रीजनल लेवल है में 1.5 सेल्सियस के लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण एवं संबंध निवेश आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। पक्षकारों का सम्मेलन COP 28 में विभिन्न क्षेत्र की सरकारों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय क्षमता को 3 गुना करने पर सहमति व्यक्त की। यह ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करने के साथ साथ जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में संभवतः प्रमुखतम कार्रवाई है। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए 1.50 सेल्सियस के लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना। पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 सेल्सियस लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 के स्तर से 3.4 गुना अधिक यानी वर्ष 2030 तक 11.5 टेरावाट TW तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों ने इस संबंध में अपनी वर्तमान नवीकरणीय क्षमता के सापेक्ष अलग अलग संभावनाएं जताई है। मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दर एवं भविष्य में विद्युत की मांग पर आधारित है। तो चलिए अब हम लोग क्षेत्रीय सहयोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एशियाई क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो देखिए वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर आवश्यक 1.1 टेरावाट अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता का लगभग आधा 47% एशिया से आने के साथ इस क्षेत्र का समग्र योगदान सर्वाधिक है। एशिया एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर वर्ष 2030 तक 1.5 सेल्सियस के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में अग्रसर है। इसका प्रमुख कारण चीन और भारत में हो रहा विकास है जो दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों जहां नवीकरणीय क्षमता का विकास संपूर्ण क्षेत्र की तुलना में आधी दर से बढ़ने की उम्मीद है को संतुलित करता है। हालांकि चीन और भारत में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के निर्माण की होड़ एक बड़ी चिंता का विषय है। यदि यह जारी रहा तो यह 1.5 सेल्सियस संरेखित विद्युत क्षेत्र संक्रमण को खतरे में डाल सकता है। तो चलिए अब हम लोग OECD के बारे में जानते हैं। तो देखिए OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। लगभग 1/3 36% वैश्विक क्षमता वृद्धि का अगला सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। बिजली की मांग में कम वृद्धि और 2022 में स्थापित मौजूदा नवीकरणीय क्षमता के उच्च स्तर के कारण क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा 3.1x की धीमी दर पर है। तो चलिए अब हम लोग आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के बारे में जानते हैं। तो देखिए वैश्विक क्षमता वृद्धि में लगभग 1/3
36% के योगदान के साथ है अगली सबसे बड़ी हिस्सेदारी OECD की है। विद्युत की मांग में अपर्याप्त वृद्धि और वर्ष 2022 में संस्थापित मौजूदा नवीकरणीय क्षमता के उच्च स्तर के कारण इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण की दर धीमी 3.1x है। तो चलिए अब हम लोग उप सहारा अफ्रीका के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मौजूदा नवीकरणीय क्षमता के निम्न स्तर और उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण उप सहारा अफ्रीका को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 6.6 गुना तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। उप सहारा अफ्रीका में इतनी तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी उन्नत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त की आवश्यकता होगी। इस क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2030 के बीच विद्युत की मांग प्रति व्यक्ति 66% तक बढ़ने का अनुमान है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण दर वैश्विक औसत से 2 गुना हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग निवेश आवश्यकताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, 1.5 सेल्सियस तापमान के अनुरूप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक विद्युत प्रणाली में 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, अर्थात वर्ष 2024 से प्रतिवर्ष औसतन 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आवश्यक होगा। इस निवेश का 2/3 हिस्सा नवीकरणीय प्रतिष्ठानों के लिए आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष ग्रिड और भंडारण संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक होगा। तो चलिए अब हम लोग निवेश अंतराल और संभावित समाधान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, निवेश में काफ़ी अंतराल विद्यमान है। विश्व 2024 से 2030 तक आवश्यक निवेश से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर कम निवेश कर पाएगा। जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय और ग्रिड में निवेश को स्थानांतरित कर इस अंतराल को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, जिससे विद्युत क्षेत्र 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के साथ संरेखित करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग चुनौतियों और तत्कालिकता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उप सहारा अफ्रीका को निवेश और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लाखों लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों से वंचित होने का जोखिम है। COP28 प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वित्त जुटाने और अल्प समृद्ध क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के परियोजन का समर्थन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम लोग नीति संबंधी सिफारिशें के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के अतिरिक्त सरकारों को उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन हेतु सार्वजनिक समर्थन और सब्सिडी को समाप्त करना चाहिए। लक्ष्य की दिशा में प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए सरकारों को निवेश और जलवायु वित्त आवश्यकताओं पर एक स्पष्ट मार्ग निर्देश व जानकारी की आवश्यकता होती है, जबकि नागरिक समाज को सरकारों को ध्यान में रखने के लिए मानदंड की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम लोग स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारतीय पहल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा RE क्षमता वृद्धि और 43% नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व सहित 500 गीगावाट गैर जीवाश्म जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। इन लक्ष्यों को पूरक नीति और विधायी शासनादेशों, ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, वित्तीय प्रोत्साहन, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और बाजार तंत्र आगामी राष्ट्रीय कार्बन बाजार के माध्यम से समर्थित किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेट जीरो लक्ष्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया है। अगस्त 2022 में भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50%
संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को प्रतिबिंबित करने के लिए पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC का अद्यतन किया है। तो चलिए अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगस्त 2022 में लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 से पारित किया, जिसका उद्देश्य उद्योगों में ऊर्जा और फीड स्टॉक के लिए हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, जैव ईंधन एवं एथेनॉल सहित गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य करना है। यह विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन बाजार स्थापित करने का अधिकार भी देता है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।